हेलो दोस्तों। आज हम 1919 का भारत शासन अधिनियम को डिस्कस करेंगे। इसकी विशेषताओं को देखेंगे और देखेंगे इसकी उपयोगिता आज की जो पॉलिटी है उसमें कैसे है। इसके साथ हम साइमन कमीशन को भी देखेंगे। साइमन आयोग क्या था, भारत क्यों आया, उसका विरोध क्यों किया गया। इसके साथ साथ जो गोलमेज सम्मेलन हुए उनके परिणाम स्वरूप भारत में क्या आखिर शासन में परिवर्तन हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसने जो भारत में जो भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का संकल्प लेके आए थे। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार, मतलब कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार रियलाइज किया कि भारत में अब जो सरकार होगी एक उत्तरदायी सरकार होगी और उसका क्रमिक विकास किया जाएगा, क्रमिक रूप से विकास किया जाएगा। मतलब उसमें भारतीयों की भागीदारी भी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो इसी क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को, जो ये भारत शासन अधिनियम 1919 का है, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि उस टाइम पे जो मॉन्टेग थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। तो इसलिए भी इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए हम एक टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हुआ जब भारत शासन अधिनियम बनाया गया, तो फर्स्ट टाइम क्या किया गया कि जो केंद्रीय और जो प्रांतीय, मतलब जो निचले स्तर पे, और एक केंद्रीय जो सेंट्रलाइज कुछ सब्जेक्ट थे, जो विषय थे, उनकी पहचान कर ली गई, उनको एक सूची बना दिया गया और उनको पृथक अलग अलग कर दिया गया। और इस तरह से कर दिया गया कि कुछ केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया गया और केंद्र के नियंत्रण से हटा के उनको राज्यों के, प्रांतों के नियंत्रण में दिया गया। तो जिससे क्या हुआ कि जो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदें थी वो अपने अपने विषयों में, मतलब उनके विषय में, उनके विषय जो थे, जो सूची में उनके अंदर आते थे, वो उस पर अपना नियम कानून बनाते थे, उस पर वो अपना नियम कानून बना सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी जो सरकार का ढांचा था वो केंद्रीय था और एकात्मक ही बना रहा। मतलब इस चीज विशेष बल दिया गया कि जो ढांचा हो एकात्मक ही हो। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि मतलब जो प्रांतीय विषय थे उनको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो हस्तांतरित विषय हो गया, जो गवर्नर जनरल जिस पे शासन करता था और जो उसकी विधान परिषद होती थी उसके प्रति उत्तरदायी होता था, वो नियम बनाते थे। और दूसरा एक आरक्षित विषय रखा गया, रिजर्व विषय रखा गया, जो गवर्नर की जो कार्यपालिका परिषद होती थी उसकी सलाह से लेके करता था। कहने का मतलब है कि दोनों के मिलने से दोबारा फिर से द्वैध शासन, दोहरी व्यवस्था उत्पन्न हुई, जो कि ये असफल रही। मतलब इसका काफी प्रयोग नहीं किया जा सका इस व्यवस्था को। इसमें अच्छी बात क्या उभर के सामने आई कि पहली बार, जैसे इन्होंने जो कि पहले केंद्र से केंद्रीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था, दो व्यवस्थाओं में जब सूची बना के विभक्त कर दिया, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सदन होते थे, जो पहली बार इस नियम अधिनियम से क्या हुआ कि जो सदन में जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था को निर्वाचन के तहत प्रयोग किया गया, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना गया द्विसदनीय व्यवस्था को। और पहली बार जैसे राज्यसभा लोकसभा इस टाइप के दो दो सदनों का गठन किया गया। जो पहले की जो भारतीय विधान परिषद थी वो एक ही थी, उसके जगह पे द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसका गठन किया गया। और जो इसके सदस्य होते थे, जो बहुसंख्यक सदस्य होते थे, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। हमने बहुसंख्यक सदस्य इसलिए कहा कि कुछ अल्पसंख्यक सदस्यों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। जैसे कि हमने 1919 में पढ़ा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन, तो इसके आधार पर हम आगे इसको भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया कि जो वायसराय की जो परिषद होती थी जिसमें 6 सदस्य होते थे, तो उसमें 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन
जो कमांडर इन चीफ होगा वो भारतीय नहीं होगा, मतलब उसको छोड़ के जो बाकी के 3 सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। इस अधिनियम ने क्या किया, जैसे कि सांप्रदायिक आधार पे पहले जब हमने देखा था कि 1919 में मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन का, इस कानून के तहत क्या किया गया कि सिखों के लिए या जो भारतीय क्रिश्चियन थे उनके लिए, जो आंग्ल भारतीय थे और जो कुछ यूरोपीय थे उनको लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को जो विस्तारित कर दिया गया। पहले जो मुसलमान तक था सांप्रदायिक निर्वाचन, उसको सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। इस विधि मतलब हमने जैसे पहले सुना कि जो राज्यसभा या लोकसभा जो द्विसदन सदन बनाए गए उनका प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। तो क्या चुनाव सभी ने भाग लिया, आम लोगों ने भाग ले लिया? नहीं। इसमें क्या हुआ कि जो इस कानून बनाया गया इसमें संपत्ति, मतलब जिसके पास संपत्ति थी, या कर जो टैक्स ज़्यादा पे करते थे, या फिर जो शिक्षा, मतलब जो उच्च शिक्षा के लोग थे, उच्च शिक्षा प्राप्त थे, मतलब कि संपत्ति, कर या शिक्षा, इसके आधार पर मतलब लिमिटेड नंबर रखे गए जो लोग मतदान करते थे, जिनको मताधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि इस कानून से एक लंदन में इंडियन हाई कमीशन की स्थापना की गई, यानी कि भारत के उच्च आयुक्त कार्यालय ऑफिस खोला गया, जो कि अभी तक जो भारत सचिव होते थे वही देखते थे। तो एक नया ऑफिस खोला गया, हाई कमीशन, इंग्लैंड में, इंडिया का, भारत का। और जो कुछ कार्य जो थे, जो सचिव करते थे पहले, भारत सचिव क्या करते थे, तो कुछ कार्य को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक हाई कमीशन भी हो गया था इंग्लैंड में, इंडिया का। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सबसे बड़ी बात थी कि जो हमने देखा कि जब भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, तो उनकी भागीदारी जब बढ़ाने के लिए तो लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई, जो कि 1926 में फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। इस अधिनियम ने क्या किया, जो हमने 1919 में के अधिनियम में देखा था कि जो बजट पेश किया जाता था उस पर बहसें होती थी, इसमें क्या किया गया कि जो केंद्रीय बजट होता था उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि केंद्र का बजट अलग से पेश होता था, राज्यों का बजट अब अलग से पेश होगा, जो कि राज्य की विधानसभाओं में पेश किया जाएगा। अर्थात जो राज्य की विधानसभाएं होती थी वो अब अपना बजट बनाने के लिए स्वयं अधिकृत कर दी गई। इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो 1919 के भारत शासन अधिनियम है उसने एक ये प्रोविज़न बनाया कि हर 10 साल के अंतराल में, हर 10 वर्षों के बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि आखिर हमने जितने नियम कानून बनाए, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ये शासन है, कैसे चल रहा है, क्या इसमें बदलाव लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1919 में जब अधिनियम आया और इसने प्रावधान बनाया 10 वर्षों का, तो अगर इस नियम से चले तो 1929 में कोई आयोग का गठन होना चाहिए था, वैधानिक आयोग का गठन होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में ही, यानी कि निर्धारित समय से 2 साल पहले ही, भारत में जो रूल है, नियम कानून बन रहे हैं, जो भारत में जो संविधान है, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सर साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन कर दिया, जिसमें 7 सदस्य थे। अब चूंकि इसके सारे सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, इसमें एक भी भारतीयों को नहीं लिया गया, और इस कमीशन का काम भारत में आके सब नियम कानून बनाना था, भारतीयों के लिए बनाना था। तो इसलिए 1930 में इसने आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। लेकिन जब ये भारत आए थे, साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो इसका सभी दलों ने, भारत के सभी दलों ने बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई थी। तो जब इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें इसने क्या सिफारिशें की, तो इसने क्या बोला कि द्वैध शासन प्रणाली चलनी चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार होना चाहिए,
ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना होनी चाहिए और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। मतलब ये इसने सिफारिशें की। तो जब साइमन आयोग ने जब अपनी सिफारिशें दे दी, तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने, मतलब कुछ ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, जो ब्रिटिश भारत यानी कि जो भारत में जो ब्रिटिश लोग थे उनके कुछ प्रतिनिधि थे, और जो कुछ भारतीय रियासतों थे उनके प्रतिनिधि थे। इसके साथ साथ कुछ जो प्रमुख नेता थे उस टाइम के, जो कुछ नेतृत्व लीडर थे, वो लोगों को मिला के एक साथ, मतलब उन सबको मिला के 3 बार गोलमेज सम्मेलन किए गए। मतलब टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और इन सम्मेलनों में जितनी भी चर्चाएं हुई उनके आधार पे एक संवैधानिक सुधारों पर, मतलब एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसको विचार के लिए मतलब दोबारा ब्रिटिश संसद को भेज दिया गया। जो संसद की, ब्रिटिश संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति थी उसके समक्ष रखा गया, और उस समिति ने, मतलब उस जो श्वेत पत्र था, मतलब इन लोगों ने जो तैयार किया हुआ था संवैधानिक सुधार या जो भी सिफारिशें थी उनको कुछ संशोधन किया। मतलब थोड़ा बहुत संशोधन करने के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसकी बहुत सारी बातें आज भी हमारे जो संविधान में आज भी मौजूद हैं, वो साइमन कमीशन के आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर की गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो जो भारत पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब ये एक संविधान जैसा तैयार हो गया था। मतलब सब कुछ अब तैयार हो गया था, एक विस्तृत और लंबा दस्तावेज हो गया था, जिसको हम एक संविधान मान सकते हैं, एक संविधान किताब मान सकते हैं, जिसमें उस समय में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों, हम भारत शासन अधिनियम 1935 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।